नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। चीन से सीमा विवाद और कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने लगाया सेना से विश्वासघात का आरोप। मनमोहन सिंह का बयान, कोरोना से निपटने में कमजोर दिखी सरकार। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन बोले, कांग्रेस ने बांधे रखे थे सेना के हाथ, हमने दी है खुली छूट। चीन विवाद पर राजनीति न करे कांग्रेस। बिहार की सियासत में हड़कंप। आरजेडी के 5 एमएलसी ने छोड़ी पार्टी। आरजेडी में रामा सिंह के आने से नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह का भी पद से इस्तीफा। योग गुरु रामदेव को आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर का झटका। कोरोना की दवाई का दावा खारिज, प्रचार प्रसार पर भी रोक। और विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हर देश करें समझौते का सम्मान, इंटरनेशनल कानून का जिम्मेदारी से करें पालन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन से टकराव के मामले में पीएम मोदी पर सेना से विश्वासघात का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने बड़ी ढिठाई से हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में दिए अपने बयान में चीन के रुख को स्वीकार करके देश का पक्ष कमजोर किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने यह कहकर सेना के साथ विश्वासघात किया कि कोई भारतीय क्षेत्र चीन के कब्जे में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन को हमारी जमीन पर कब्जा करके निकल जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए ताकि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की इस हरकत का एक कारण हमारी विदेश नीति का पूरी तरह से नाकाम होना भी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कूटनीति के स्थापित ढांचे को तबाह कर दिया है। जिन पड़ोसियों के साथ कभी हमारे अच्छे रिश्ते थे, उनके साथ भी अब तनाव है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, लेकिन सरकार ये बताए कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। जाहिर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर राहुल गांधी के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी पर निजी हमले जरूर करी। जेपी नड्डा ने ट्वीट में लिखा कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया, फिर कांग्रेस ने चीन के सामने जमीन सरेंडर कर दी, और जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चीनी दूतावास में मुलाकात के लिए गए, और अब जब तनाव है तो राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प है कि नड्डा ने यह तमाम बातें तो कहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत भयावह आर्थिक संकट से घिरा है, वृहत स्तर पर महामारी का सामना कर रहा है और अब चीन के साथ सीमा संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी सरकार के कुप्रबंधन और उसकी गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 17 दिन हुई बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों के घाव पर नमक छिड़क रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस वक्त की जरूरत है कि बड़ा प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए, गरीबों के हाथ में सीधे पैसे दिए जाएं और एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योगों की रक्षा की जाए। प्रधानमंत्री को शब्दों से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए, खास तौर से जब यह साफ है कि उन्होंने हमारी सरजमी पर घुसपैठ की तथा हमारे सैनिक हमारी भूभागीय अखंडता व संप्रभुता की दृढ़ता व अटलता से रक्षा कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संतुलन खो बैठी है और उनके प्रवक्ता अपना वैचारिक संतुलन खो बैठे हैं। उनकी इस मानसिकता पर हमें दया आती है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर संकट से
अगर दृढ़ता से नहीं निपटा गया तो ये एक गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में वो साहस और प्रयास नजर नहीं आया जो दिखना चाहिए था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चीन विवाद का राजनीतिकरण कर रही है। जिस प्रकार से सोनिया जी और राहुल गांधी कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है। आज बहुत लोग, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी, और जमीन पर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और सोनिया जी को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि देश पर कोई भी कष्ट होता है, देश पर कोई भी दुर्भाग्य आता है, उस दुर्भाग्य को एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करके अपने बेटे राहुल गांधी का लॉन्च पैड बनाने की जो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है, ये बात नहीं चलेगी, ये उचित नहीं है। द कांग्रेस पार्टी शुड नॉट यूज द मिसफॉर्च्यून्स फॉलिंग ऑन आवर कंट्री लाइक कोरोना और इवन अ स्टैंड ऑफ विद चाइना। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना संकट से जूझ रहे लोग लगातार बढ़ रहे दाम से परेशान हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपना खजाना भरने के लिए लगातार तेल के दाम बढ़ा रही है। पिछले 17 दिनों से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। 17 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल 8.5 रुपए महंगा हो गया, जबकि डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। आज जिस प्रकार से 17 दिन से शर्मनाक तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार भारत सरकार ने बढ़ाए हैं, इस पर गहन चिंता कांग्रेस कार्य समिति ने व्यक्त की, प्रकट की, और ये भी सरकार को याद दिलाया कि 6 साल में 12 बार से अधिक पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार 18 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त कमा चुकी है। कांग्रेस कार्य समिति ने यह कहा कि ये 18 लाख करोड़ रुपया आज संकट की इस घड़ी में देश की जनता के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तेल के बढ़ती कीमत के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उधर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ कर्मचारियों को जासूसी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसी मामले में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी अधिकारी को विदेश मंत्रालय ने तलब किया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जासूसी और आतंकी संगठनों से संपर्क होने का मुद्दा पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी अधिकारी के सामने उठाया। इसके अलावा भारत ने यह फैसला भी किया है कि अब दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी जाएगी। इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग में भी 50% कर्मचारी घटाने का फैसला भारत सरकार ने किया है। भारत के साथ लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच चीन अब नेपाल में भी अतिक्रमण करने की चाल चल रहा है। जी हां, चीन नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा करने, जमीन को हड़पने में जुटा है। नेपाल सरकार ने कहा है कि सड़क निर्माण की आड़ में अतिक्रमण कर चीन बॉर्डर आउटपोस्ट बना सकता है। नेपाल के कृषि विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक चीन के कब्जे वाले तिब्बत में जारी उसकी सड़क परियोजनाओं की वजह से नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं और नेपाल के उत्तरी क्षेत्र में चीन की सीमा का विस्तार हो रहा है। नेपाल के कृषि विभाग के सर्वे में दिखाई गई 11 जगहों में से 10 पर चीन कब्जा कर चुका है। बताया जा रहा है कि नेपाल की 33 हेक्टेयर जमीन पर चीन अतिक्रमण कर चुका है। सर्वे के मुताबिक नेपाल के रसुआ, सिंधुपाल चौक और शंखुवासाभा जिलों के इलाके में चीन ने अतिक्रमण किया है। आशंका जताई जा रही है कि अगर नदियों का यह बदलाव जारी रहा तो चीन नेपाल के उत्तर में और ज्यादा इलाके पर कब्जा कर सकता है। सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने लेह का दौरा किया। सेना प्रमुख ने लेह में सेना के अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात की। उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि आपने बढ़िया काम किया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। दौरे से पहले आर्मी चीफ ने दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ एलएसी के हालात पर चर्चा की थी। 15-16 जून को गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में ये सैनिक घायल हुए थे।
सेना प्रमुख ने इन जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ ने 14वीं कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से भी मुलाकात की। हरिंदर सिंह की चीनी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। हरिंदर सिंह सेना प्रमुख को इस बैठक का ब्यौरा दिया। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय दूतावास का दौरा किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस के उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंडर वासिलेविच फोमिन के बीच भी मुलाकात हुई। राजनाथ सिंह का ये रूस दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राजनाथ सिंह रूस से अपने लड़ाकू विमानों, पनडब्बियों और युद्धक टैंकों के लिए समुद्री मार्ग के बजाय तत्काल हवाई मार्ग से पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 को जल्द भारत को सौंपने की मांग भी करेंगे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह रूसी सेना के विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी मॉस्को पहुंच गए हैं। ये मॉस्को का विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है कई बिंदुओं से। पहला कि मिस्टर राजनाथ सिंह जरूर संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे और रूस की दृष्टिकोण समझने की कोशिश करेंगे कि यदि स्थिति में गिरावट होती है, गड़बड़ होती है, युद्ध होता है, तो चीन के परिप्रेक्ष्य में रूस कहाँ खड़ा है और कहाँ तक हमारी मदद कर सकता है। दूसरी बात जो है वो है मिलिट्री क्षेत्र में। मिलिट्री क्षेत्र में राजनाथ सिंह जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जो इक्विपमेंट है पाइपलाइन में है, उसमें तेज गति करने की कोशिश करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे रशियन अथॉरिटीज़ को। रूस, भारत और चीन यानी RIC के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि दुनिया की प्रमुख आवाज़ों को हर तरह से अनुकरणीय होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, साझेदारों के वैध हित को पहचानना, बहुपक्षवाद का समर्थन करना और अच्छाई को बढ़ावा देना ही एक टिकाऊ विश्व व्यवस्था का निर्माण करने का रास्ता है। बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बनने का हकदार है और हम भारत की दावेदारी का पूरा समर्थन करेंगे। साथ ही भारत और चीन के बीच शांति की बात उन्होंने दोहराई और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत और चीन को बाहर से कोई मदद चाहिए। किसी को उनकी मदद करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब ये देश के मुद्दे पर आता है। वे अपने विवाद को खुद के दम पर सुलझा सकते हैं। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज के राइट एफ्लॉक्स बांध की मरम्मत के लिए दोनों देशों में सहमति बन गई है। भारतीय मजदूर और जल संसाधन विभाग की टीम कटाव रोधी काम कराने के लिए जरूरी सामान लेकर नेपाल पहुंच गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते भारत नेपाल बॉर्डर सील हो गया था। उसके बाद नेपाल ने कटाव रोधी काम करने की परमिशन नहीं दी थी। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और मामला केंद्र सरकार तक पहुंचाया, जिसका असर यह हुआ कि अब नेपाल की ओर से भी सहमति बन गई है। भारत की तरफ से नेपाल गई प्रशासन की टीम ने बांध का निरीक्षण किया और गंडक नदी के राइट एफ्लॉक्स बांध में कटाव रोधी काम शुरू कर दिए। हम लोग बाढ़ के पूर्व इसके गेटों का सब निरीक्षण किए हैं, सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, जो भी कहीं त्रुटि है उसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं ताकि सभी गेट बाढ़ के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। इसी का हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं कि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, तो हम लोग गेटों को ठीक से जो भी जहाँ गेट में कमी है उसको हम लोग ठीक करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना की दवा खोजने के बाबा रामदेव के दावे को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर ने बाबा रामदेव के दावों को खारिज कर दिया है। साथ ही उनकी नई दवा का प्रचार करने पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि ने कोरोना की दवा खोज निकालने का दावा किया था। रामदेव ने दावा किया था कि उनकी दवा कोरोनिल से कोविड-19 के 100% मरीज 7 दिन में पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने दावा किया था कि कोरोनिल दवा का रिकवरी रेट 100% और डेथ रेट 0 है। लेकिन अब आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय दोनों ने इन दावों को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में केजरीवाल ने अमित शाह को कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है। केजरीवाल ने गृह मंत्री को राधा स्वामी सत्संग मैदान में दिल्ली सरकार की तरफ से 10,000 बिस्तरों के बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कोविड सेंटर चलाने के लिए आईटीबीपी और आर्मी के डॉक्टर और नर्सों की मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने होम आइसोलेशन को लेकर उपराज्यपाल के फैसलों पर सवाल उठाया। साथ ही इसे वापस लेने की मांग भी की है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि होम आइसोलेशन में व्यवस्था बदलने से दिक्कत बढ़ी है। नई व्यवस्था में अब कोरोना मरीज को क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी हो गया है। इससे बड़ी समस्या पैदा हो गई। व्यक्ति को पॉजिटिव होते ही क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ता है। अगर वो नहीं जाता तो उसे पुलिस और प्रशासन के फोन आने लगते हैं। सिसोदिया ने कहा कि पहले उन्होंने होम आइसोलेशन बंद किया, बड़ी मुश्किल से कह सुनकर वो खत्म कराया, तो अब ये व्यवस्था, इससे लोगों की कमर टूट रही है। ऐसे में एलजी अनिल बैजल पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने का उन्होंने अनुरोध किया। साथ ही पहले की व्यवस्था को लागू करने की मांग भी की। उसके न होने पर दिल्ली में परेशानी बढ़ रही है, ऐसा मनीष सिसोदिया का कहना है। पहले तो इन्होंने होम आइसोलेशन बंद किया, अब होम आइसोलेशन पे बड़ी मुश्किल से कह सुन के उस दिन होम आइसोलेशन के खत्म कराया, तो अब ये व्यवस्था, इसकी वजह से लोगों की कमर टूट रही है, लोग दुखी हो गए हैं। और ये सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं यही कह रही हैं कि लोग बहुत दुखी हैं। पूरी दिल्ली में जो भी कोरोना का नया पेशेंट आ रहा है वो इस बात से दुखी है कि अब मुझे अपनी बीमारी की चिंता नहीं करनी, इस बात की चिंता करनी है कि मुझे अब जाके क्वारंटीन सेंटर पर लाइन में लग के इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, पहले अपना जांच करानी पड़ेगी। क्यों जाए वो वहां पे और कैसे जाएगा? कोरोना संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेजों को 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के मुताबिक कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी सरकारी और राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अब 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। पहले तो 30 जून तक बंद की घोषणा की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। हालांकि शैक्षिक संस्थानों का प्रशासनिक कामकाज लॉकडाउन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जिस तरह जारी था वैसे ही जारी रहेगा। उधर पंजाब सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में होटल, रेस्तरां और मैरिज हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सूबे में बार अब भी बंद रहेंगे। रेस्तरां में अब बैठकर खाने की इजाज़त होगी। नियमों के मुताबिक रेस्तरां रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त है। रेस्तरां में सिर्फ 50% क्षमता के बैठने या 50% गेस्ट जो भी कम होंगे उसकी इजाज़त होगी। रेस्तरां को नियमों का पालन करना होगा। होटल और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं के लिए भी नियम जारी किए गए हैं। होटल में मौजूद रेस्तरां भी बुफे के साथ ही अन्य व्यंजन परोस सकेंगे। यहाँ भी उन्हें 50% बैठने की क्षमता का ही इस्तेमाल करना होगा। पंजाब में अब मैरिज हॉल, होटल में खुले में समारोह की इजाज़त होगी, लेकिन इस दौरान भी सिर्फ 50 मेहमानों को इजाज़त दी जाएगी। कैटरिंग स्टाफ के अलावा मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल में कम से कम 5000 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। पंजाब में बार अब भी बंद रहेंगे। हालांकि समारोह में राज्य की एक्साइज पॉलिसी के आधार पर शराब परोसी जा सकेगी।
कांग्रेस ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि महू विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उषा ठाकुर को बिना बताए उन्होंने अच्छी खासी रकम खर्च की है। कांग्रेस ने महू विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को रद्द करने की मांग की है और कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये अच्छा खर्च क्या है? और रात को 2 बजे जब मतदाता सो जाता है, चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है 10 बजे, तो वो कौन सी सेटिंग करने जाते थे? ये तो आचार संहिता का भी उल्लंघन है, प्रलोभन की बात है। इसका मतलब भाजपा ने वह चुनाव सेटिंग से जीता है, प्रलोभन से जीता है। तो हमने चुनाव आयोग को आज उनके बयान की सीडी सौंपी है, ज्ञापन सौंपा है, अखबार की कटिंग सौंपी और कहा है कि एक अच्छे खर्च को ये चुनाव खर्च में उषा ठाकुर के शामिल किया जाए, महू का निर्वाचन तत्काल रद्द किया जाए और कैलाश विजयवर्गीय को आगामी सभी चुनाव के लिए प्रतिबंधित किया जाए। इस मांग को लेकर आज हम चुनाव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिले हैं और उन्हें यह मांग का ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर से घायल जवान को रायपुर लाया गया। रायपुर के RKCH अस्पताल में छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के घायल जवान का इलाज होगा। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान का नाम राहुल चेलक है और ये CF की 16वीं बटालियन का जवान है। ओरछा में जवानों का एक दल आरोपी के लिए निकला था। अंधा मोड़ टेकरी के नीचे लगी आईईडी ब्लास्ट होने से छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स का ये जवान घायल हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के उपाध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने की अटकलों से रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज बताए जा रहे थे। रामा सिंह ने पिछले दिनों ही तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और इसके बाद यह तय माना जा रहा था कि वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। आरजेडी के टिकट पर रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 में रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी और रामा सिंह ने रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव में रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हरा दिया था। आरजेडी को दूसरा झटका पार्टी के 5 विधान परिषद सदस्यों यानी MLCs ने दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के 5 MLC संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने MLC पद से इस्तीफा दे दिया है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनके इस्तीफों की पुष्टि की है। ये पांचों नेता JDU में शामिल हो गए हैं। इस्तीफा देने वाले सभी विधान परिषद सदस्य लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं। 7 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आरजेडी की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आरजेडी क्या दावा करती है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और कोई आरजेडी के 5 माननीय विधान पार्षद ने आज जनता दल यू की सदस्यता स्वीकार की है। हम लोग पार्टी में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि भाई हमारी पार्टी में लोग आए हैं और स्वेच्छा से आए हैं, तो उसका हम लोगों ने स्वागत किया है और निश्चित रूप से इसका जो है प्रभाव जो है हमारी पार्टी में पड़ेगा। हमारी पार्टी और मजबूत होगी क्योंकि सब लोग मजबूत साथी हैं। चुनावी रैली में समुदाय विशेष पर टिप्पणी करना नवजोत सिंह सिद्धू को भारी पड़ गया है। 3-4 दिनों से बिहार पुलिस के अधिकारी उन्हें नोटिस थमाने के लिए उनके घर के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन जब सिद्धू से मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने नोटिस सिद्धू के घर पर चिपका दिया। बिहार पुलिस का कहना है कि सिद्धू के पीए भी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। 18 तारीख से आए हैं, डेली आते जाते हैं, बाकी कोई रिसीव नहीं करता है। बाध्य होकर नोटिस लगा दिए हैं। 18 तारीख से आए हैं। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800
9700 कोरोना महामारी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी पटरी से उतार दिया है। देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्क वीजा पर 1 साल तक रोक लगाने का ऐलान किया है। चुनावी साल में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने H1BS, H2BS वीजा समेत सभी वीजा प्रक्रियाओं को इस साल के अंत तक अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने के लिए आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस कदम से करीब 5,25,000 पद खाली होंगे। इससे अमेरिका के मूल निवासियों को ज्यादा रोजगार मिल पाएगा, उन्हें वरीयता मिलेगी और अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी। ट्रंप के इस कदम से भारतीय पेशेवरों पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच इसकी सबसे ज्यादा मांग है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका योग्यता आधारित इमिग्रेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप सरकार स्किल्ड लोगों को प्राथमिकता देने और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी में सुधार कर रही है। हालांकि अमेरिका में ही ट्रंप के इस कदम का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका में भारतीय मूल के कांग्रेस के राजा कृष्णमूर्ति ने वर्क वीजा पर लगाए जा रहे इस कदम पर निराशा जाहिर की है। गूगल के भारतीय मूल के CEO सुंदर पिचाई ने भी ट्रंप सरकार के इस फैसले पर निराशा जताई। सुंदर पिचाई ने एक ट्वीट कर कहा कि उन्हें ट्रंप के इस फैसले से निराशा हुई है। उनकी कंपनी हमेशा प्रवासियों को मौका देने के लिए तैयार रहेगी। प्रवासियों ने अमेरिका की आर्थिक सफलता में बड़ा योगदान दिया है। हम प्रवासियों के साथ खड़े होना जारी रखेंगे और उनके लिए मौके बनाते रहेंगे। भारत सरकार ने लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया है। फ्लाइट्स और शिप के जरिए भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया, लेकिन अमेरिका ने भारत के वंदे भारत मिशन की उड़ानों पर रोक लगाने का फैसला किया है। अमेरिका ने भारत के रवैये को भेदभाव वाला बताया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी DOT ने कहा है कि भारत अमेरिका रूट पर 22 जुलाई से एयर इंडिया को चार्टर्ड फ्लाइट की इजाज़त नहीं होगी। स्पेशल केस में डॉट से इजाज़त लेनी होगी। अमेरिका ने कहा कि एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत खुद उड़ान भर रहा है, लेकिन अमेरिकी एविएशन कंपनियों के चार्टर्ड विमानों को भारत अमेरिका रूट पर ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे रहा है। DOT के मुताबिक बीती 26 मई को अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस ने भारत से एयर इंडिया की तरह चार्टर सेवा शुरू करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक उसे मंजूरी नहीं दी गई। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लागू होने के चलते बीती 25 मार्च से सभी शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी को गर्भगृह से लाकर रथों में विराजित किया गया। पुरी शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने भगवान का पूजन किया। पूजन के बाद पुरी के गजपति महाराज ने सोने की झाड़ू से भगवान जगन्नाथ का रथ बुहारा। उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत हुई। रथ यात्रा में इस बार भक्त शामिल नहीं हुए। कोरोना संक्रमण के कारण पुरी शहर को टोटल लॉकडाउन करके रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा पूरी कर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर मुख्य मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर पहुंचे। यहां 7 दिन रुकने के बाद 8वें दिन फिर भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर पहुंचेंगे। कुल 9 दिन का उत्सव पूरी शहर में होता है। मंदिर समिति पहले ही तय कर चुकी थी कि पूरे उत्सव के दौरान आम लोगों को मंदिरों से दूर ही रखा जाएगा। पुरी में लॉकडाउन हटने के बाद भी धारा 144 लागू रहेगी। भारत सरकार ने इस साल होने वाले हज यात्रा पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस साल हज के लिए किसी को भी सऊदी अरब नहीं भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि हज यात्रा के लिए 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। उन सब का आवेदन रद्द कर दिया गया है और उनके पैसे वापस किए जाएंगे। पैसों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।